हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसबीटी 2024 ऑग में नेटवर्क थ्योरी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो सिक्स सेमेस्टर में है, उसको पूरा डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। एसबीटी 2024 ऑग में सिक्स सेमेस्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नेटवर्क थ्योरी में पूछा गया है, इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन आज करेंगे। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए ग्रुप ए का पहले क्वेश्चन देखते हैं। अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉर डीसी सप्लाई अ प्योर कैपेसिटर एंड प्योर इंडक्टर बिहेव्स एज अ, देखो बुआ, प्योर कैपेसिटर जो है वो बिहेव करता है एज अ ओपन सर्किट, और प्योर इंडक्टर जो है वो बिहेव करता है एज अ शॉर्ट सर्किट। नेटवर्क थ्योरी में आपने ये पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज डिफाइंड एज, देखो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम अगर डिफाइन करना है आपको, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से आप करते हैं इसको। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम अगर डिफाइन करना है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ऑर्डर ऑफ द सिस्टम से डिफाइन करते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला जा रहा है? थ्री पैरेलल ब्रांचेज ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस और डीसी सोर्स एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे 3 रजिस्टर आपको कनेक्ट किया गया है डीसी सोर्स के अक्रॉस। आपको बताना है I1, I2 और I3 का रेशियो। देखो वो I1 का वैल्यू क्या होगा? I1 का वैल्यू क्या होगा? पैरेलल में कनेक्टेड है तो E अपॉन कितना? 2R। I2 का वैल्यू क्या होगा? E अपॉन कितना? 4R। और I3 का वैल्यू, अरे पैरेलल में कनेक्शन है बुआ सबका, कितना होगा? E अपॉन 6R। अब क्या करना है? I1 इज टू I2, तीनों का रेशियो निकालना है ना बुआ, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे E अपॉन 2R रेशियो E अपॉन 4R रेशियो E अपॉन 6R। देखो बुआ, यहाँ से क्या होगा? इससे E कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। अब ये बताओ यहाँ बचा क्या? 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 बचा ना। अब इस सब का एलसीएम ले लो, 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो क्या करना है आपको? एलसीएम ले करके, 2, 4 और 6 का एलसीएम ले करके, एलसीएम का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 12 से क्या करो? सब में गुना करो। कर सकते हैं, रेशियो में कांस्टेंट टर्म से गुना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कटेगा, कितना आएगा? 2 छक 12, 4 तियाई 12, 6 दूना 12, मतलब 6:3:2। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला जा रहा है? ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी है बुआ? ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको पढ़ाए थे हम, कौन सा? लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ना ये। बोलो हाँ, जोर से बोलो सब लोग। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ये पढ़ाया गया आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। चलिए क्वेश्चन नंबर ई में क्या बोला जा रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले क्या? इम्पीडेंस ऑफ द सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज मिनिमम एट रेजोनेंस। देखो सीरीज अगर रेजोनेंस सर्किट है तो उसका इम्पीडेंस कितना होता है बुआ? R प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्स, यही ना होता है। ऐसे रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है? ये कैंसिल हो जाता है, ये वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो इम्पीडेंस क्या बचता है? R। तो मतलब ये मिनिमम वैल्यू होता है एट रेजोनेंस कंडीशन। बोलो हाँ जोर से। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है? एक्सएल इक्वल टू एक्स ना होता है, पढ़ाया गया है ना आपको। तो ये कैंसिल हो जाता है, तो इम्पीडेंस क्या होता है? मिनिमम। मतलब असर्शन सही है। अब रीजन देखते हैं, ये मिनिमम क्यों होता है? ये मिनिमम इसलिए होता है क्योंकि आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ रीजन में क्या दिया है? रेजोनेंस कंडीशन इम्प्लाइज दैट पावर फैक्टर इज यूनिटी। ये तो सही है, लेकिन मिनिमम इम्पीडेंस इस रीजन के कारण नहीं होता है। मिनिमम इम्पीडेंस होता है इसलिए क्योंकि आपका एक्स इक्वल टू एक्स होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेजोनेंस में आपका इम्पीडेंस मिनिमम क्यों होता है? क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका जो रीजन ये है, कि इसका रीजन ये सही नहीं है। तो रीजन देखिए, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। इसका रीजन, इस स्टेटमेंट का रीजन ये है। मतलब दोनों सही है, लेकिन ये जो रीजन जो दिया गया है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही होगा क्योंकि एक्स इक्वल टू एक्स होता है तब ये मिनिमम होता है, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाता है 0। मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी।
चलिए क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोला जा रहा है, इन अ नेटवर्क मेड ऑफ लीनियर रजिस्टर एंड आइडियल वोल्टेज सोर्सेज, इफ वैल्यू ऑफ ऑल रजिस्टर आर गवर्नड देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज गवर्नड। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। देखो इसको कैसे कर सकते हैं, एक हम वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं ई और एक रजिस्टर लिए हैं आर, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है ना, इन अ नेटवर्क मेड ऑफ लीनियर रेजिस्टेंस एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो हमने क्या माना, एक वोल्टेज सोर्स लिया ई और एक रजिस्टर लिया आर। तो अब ये बताओ बुआ, हमको ये साफ साफ तुम बताओ कि यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, ए के बी का वोल्टेज क्या होगा। दोनों पैरेलल में है, ई और आर दोनों पैरेलल में है ना, मतलब यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, ई के बराबर होगा। बोलो हाँ, जोर से बोलो, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, ई के बराबर होगा, क्या कि वोल्टेज जो है इस रजिस्टर के पैरेलल में है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वोल्टेज को हम वही रखेंगे, इसको हम वही रखेंगे, लेकिन रजिस्टर का वैल्यू को डबल कर देंगे, इस रजिस्टर के वैल्यू को डबल कर देंगे। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, तो यहाँ का वोल्टेज अभी भी क्या होगा, अभी भी यहाँ का वोल्टेज ई के बराबर ही होगा, क्या है कि वोल्टेज सोर्स इसके पैरेलल में है। तो यहाँ अभी भी वोल्टेज जो होगा वो ई के बराबर ही होगा। अगर पहले रजिस्टर आर था तो यहाँ वोल्टेज ई था, अब इसका वैल्यू को दुगना कर दिए यहाँ पे, तब भी यहाँ का वोल्टेज ई के बराबर ही होगा ना। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ कह रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस इस रजिस्टर इज डबल, डबल नहीं ना होगा, बराबर ही रहेगा, यहाँ जो था वही यहाँ रहेगा। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, फॉल्स। फॉर क्वेश्चन नंबर जी में क्या बोला जा रहा है, फॉर एन आरएलसी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। गलत, क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है बुआ, पढ़ाया गया था आपको रेजोनेंस में, पढ़ाया गया था ना। तो अगर रेजोनेंस होगा तो आपका सीरीज आरएलसी सर्किट में पीएल इक्वल टू वीसी होता है, यहाँ पे बोला जा रहा है अनइक्वल, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना ये। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी फॉर ट्रांसमिशन पैरामीटर इज एक्सप्रेस्ड बाय एसी माइनस बीजी इक्वल टू 1। गलत, ये गलत स्टेटमेंट है, ये होता है एडी माइनस बीसी इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, कंडीशन फॉर सिमेट्रिसिटी फॉर ट्रांसमिशन पैरामीटर इज एक्सप्रेस्ड बाय ए इक्वल टू बी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर आई में क्या बोला जा रहा है, एन एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज विथ आइडियल करंट सोर्स इज रिडंडेंट। क्या स्टेटमेंट है, समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है इस स्टेटमेंट में, देखिए मान लेते हैं एक हमारे पास आइडियल करंट सोर्स है 4 एम्पियर का, ठीक है, और यहाँ पे एक रजिस्टर है बुआ हमारे पास आर ओम का, इसका वैल्यू कितना है आर, इसका आर ओम है। अब क्वेश्चन ये है बुआ कि इस रजिस्टर में कितना करंट आएगा, तो यहाँ 4 एम्पियर का करंट सोर्स है, तो यही ना 4 एम्पियर करंट इसमें आएगा। बोलो हाँ, जोर के बोलो, एकदम जोर के बोलो, जय माता की, एक बार बोलो तो कस के। यहाँ पे 4 एम्पियर करंट सोर्स है, तो यहाँ 4 एम्पियर में आएगा बुआ, बोलो हाँ। अब क्या करने जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है वो समझो। ये स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि अगर यहाँ 4 एम्पियर का करंट सोर्स है और यहाँ पे रजिस्टर आर है, तो यहाँ पे एक और रजिस्टर अगर हम इसके सीरीज में लगा के 4 एम्पियर के सीरीज में एक रजिस्टर लगा के R1, क्या ये R1 यहाँ पे करंट जो आएगा उसको अफेक्ट करेगा, यही कह रहा है क्वेश्चन में। यहाँ 4 एम्पियर का करंट सोर्स था, यहाँ पे R ओम का रजिस्टर था, तो इसमें 4 एम्पियर करंट सोर्स जाएगा, 4 एम्पियर करंट इसमें आएगा। अब क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर यहाँ 4 एम्पियर का करंट सोर्स है, यहाँ R ओम है, अगर हम एक और रजिस्टर यहाँ सीरीज में लगा के इसके करंट सोर्स के सीरीज में लगा के, तो क्या यहाँ पे करंट कितना आएगा, कि यहाँ पे अभी भी 4 एम्पियर ही आएगा, अभी भी में 4 एम्पियर ही आएगा, क्योंकि यही ना सीरीज में है। यहाँ 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर का यहाँ से निकलेगा बाहर, 4 एम्पियर का इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। तो अगर आइडियल करंट सोर्स में अगर हम सीरीज में रजिस्टर लगाएंगे तो इसमें करंट में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसमें यहाँ भी 4 एम्पियर, सॉरी यहाँ पे भी 4 एम्पियर आएगा, और यहाँ सीरीज में अगर इसके सीरीज में अगर हम रजिस्टर लगा दिए R1 का, तब भी यहाँ पे 4 एम्पियर का ही करंट आएगा। मतलब ये रहे या न रहे, यहाँ पे 4 एम्पियर ही हमारा दोनों केस में करंट आएगा इस रजिस्टर में। मतलब इसका रहना न रहना
इसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो वही कह रहा है रिडंडेंट, मतलब ये अगर है तब भी यहाँ 4 एम्पीयर आएगा, अगर ये नहीं है तब भी यहाँ 4 एम्पीयर आएगा। मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब ये अनावश्यक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये यहाँ पे है तब भी यहाँ पे 4 एम्पीयर आएगा, अगर ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है तब भी यहाँ 4 एम्पीयर आएगा। मतलब इसका कोई रोल नहीं है इसमें। इस रजिस्टर में ये करंट इफेक्ट ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर वोल्टेज सोर्स रहता, अगर वोल्टेज सोर्स रहता हुआ और यहाँ पे आर है, और यहाँ पे अगर वोल्टेज सोर्स है और यहाँ एक रजिस्टर अगर सीरीज में लगा के यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ R1 है, तब यहाँ पे और यहाँ पे करंट चेंज कर जाता। यहाँ पे करंट कुछ और आता, यहाँ पे करंट कुछ और आता, यहाँ पे करंट कुछ और आता, अगर ये रजिस्टर यहाँ पे लगा दोगे। लेकिन अगर करंट सोर्स है दोनों में, तो यहाँ रजिस्टर रहे, यहाँ न रहे, यहाँ पे 4 एम्पीयर ही आएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों में अलग अलग करंट आएगा। इसमें कुछ करंट I1 आएगा, यहाँ पे I2 आएगा, और I1 I2 के बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 4 एम्पीयर ही यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी 4 एम्पीयर आएगा। तो रिडंडेंट कहने का मतलब इसका कोई जरूरत नहीं है, अनावश्यक है। ये रहे या न रहे, दोनों में 4 एम्पीयर करंट आएगा। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जे में आपको मैच करना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हुआ, तब 1/s ना, t का कितना 1/s स्क्वायर, साइन t का कितना ये ना, और कॉस t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये। चलिए ग्रुप बी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ लॉ। और इसी का और में पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। चलिए किरचॉफ लॉ में दो है हमारे पास, केसीएल और केवीएल। नहीं, केसीएल या केवीएल को बहुत पहले पढ़ा होगा, नर्सरी से भी पहले। आजकल तो ऐसा है ना कि बच्चा जन्म ले रहा है, उसके बाद केसीएल केवीएल पहले उसको पढ़ा दिया जा रहा है। नहीं, अब आज के टाइम में इतना है, केसीएल केवीएल इतना आसान चीज है कि बच्चे को जन्म लिया और उसको केसीएल केवीएल पहले पढ़ा दिया जाता है। तो ये तुमको बताने का जरूरत है केसीएल और केवीएल क्या होता है। केसीएल मतलब इनकमिंग करेंट इक्वल टू आउटगोइंग करेंट। अब केवीएल हुआ, जानते हो ना कि एक लूप में सम ऑफ वोल्टेज, सम ऑफ वोल्टेज, सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू क्या, जीरो ना। सब जानता है, नर्सरी के पहले पढ़ा होगा। आजकल मम्मी पापा पहले ही पढ़ा देते हैं कि बच्चा नर्सरी क्लास में जाएगा, उससे पहले उसको केसीएल केवीएल आना चाहिए। अब क ख ग घ का जमाना गया, अब नर्सरी से पहले केसीएल केवीएल सब पढ़ रहा है। दूसरा इसके और में क्या पूछा गया था, हुआ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का आपको डिफरेंशिएशन करना था। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, x का पावर 1 होता है, यहाँ x का पावर 2 होता है। यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का ये है, सेकंड ऑर्डर का ये है। और फर्स्ट ऑर्डर में एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, इंडक्टर कैपेसिटर कोई एगो होगा, यहाँ दोनों होगा। ये है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका पूछा गया है। एंड दूसरा में क्या पूछा गया है, स्टेट एंड प्रूफ इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वह इसका लैप्लास इनवर्स पूछा गया था। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में जो टर्म दिया गया है, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाइएगा। ये पता नहीं कैसे दिया है, फैक्टराइज इसका फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। ये कैलकुलेटर अगर आपके एग्जाम में अलाउ है तो यहाँ पे कैलकुलेटर में भी रख करके वैल्यू चेक किया गया है। तो यहाँ पे क्या इमेजिनरी टर्म आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में कम मॉडिफिकेशन रिक्वायर है, कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा इसमें, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 300 की जगह पे कुछ और होना चाहिए था यहाँ पे, कभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। फिलहाल इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकल पाएगा। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम पता है ना बाबू आपको, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x इनटू f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ 0। ये यूकेजी में पढ़े थे तुम लोग, यूकेजी में पढ़े थे। यहाँ पे आपको क्या रिवीजन कराया गया, ये इसका प्रूफ है। ये आपका क्या है, फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या है, आपको याद है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इनटू f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, f ऑफ इनफाइनाइट। देख लो, यही है ना, ये इसका प्रूफ है। ये भी आप यूकेजी में पढ़ लिए थे। नर्सरी एलकेजी यूकेजी में आते आते बच्चा लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज आजकल सब पढ़ ले रहा है, क्योंकि कंपटीशन हार्ड हो गया है ना।
नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में सब कुछ पढ़ा दिया जा रहा है आजकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स फंक्शन एंड आल्सो ड्रॉ इट्स स्पेक्ट्रम। इसका और में पूछा गया है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सिमेट्री फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन टू डिटरमाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट। इसके आसान क्वेश्चन तो दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इम्पल्स सिग्नल का। देखो इम्पल्स सिग्नल है जेड ऑफ टी, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, टी इक्वल टू 0 और 0 एल। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, टी इक्वल टू 0 पे क्या होता है, इसका वैल्यू 1 ना होता है, तो यहाँ पे 1 गुना 1 कितना आएगा, 1 आएगा ना। और इसका सारे फ्रीक्वेंसी पे, सारे यही स्पेक्ट्रम है, यही स्पेक्ट्रम है, सारे फ्रीक्वेंसी पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। देखो ड्रॉ किया हुआ है। ये भी आप कब पढ़े थे, यूकेजी में पढ़े थे, कब यूकेजी में पढ़ा है तुम लोग। यहाँ पे बस तुम लोग आकर के इसको रिवीजन करते हो। देखो उसी के और में पूछा गया था, और में क्या पूछा गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। जानते हो ना टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ पे यही है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ए जीरो का वैल्यू ये होता है, एन का ये, बी एन का ये। यहाँ पे कितना सिमेट्री होता है, इवन सिमेट्री, ऑड सिमेट्री, हाफ वेव सिमेट्री एंड क्वार्टर वेव सिमेट्री। इवन कब होता है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी। कब पढ़ाया गया है आपको, यहाँ पे पढ़ाया गया है ना कॉलेज में। बोलो हाँ जोर से, जोर से बोलो एक बार, सब मिल के बोलो तो जय माता दी। कमेंट बॉक्स में सब लिखेगा जय माता दी। यहाँ पे देख लो। और इवन सिमेट्री क्या होता है, बी एन का वैल्यू 0 होता है। आपका ऑड सिमेट्री के लिए क्या होता है, ए 0 और एन का वैल्यू 0 होता है। उसी तरीके से हाफ वेव सिमेट्री के लिए क्या होता है, ए 0 का वैल्यू 0, और ये फॉर ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट। सब लिखा हुआ है आपका, सब आपको क्या क्लास में कवर किया गया है, बोलो हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन। इसी का और में पूछा गया है, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ आरएल इम्पीडेंस फंक्शन। ये आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रियल फंक्शन, क्लास में कवर किया गया है इसको। बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ। ये आपके क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आरएल इम्पीडेंस फंक्शन, ये भी आपको क्लास में कवर किया गया है। इस पर न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व कराया गया है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, एंड आरएलसी सीरीज सर्किट है, आर इक्वल टू 2 ओम, टी इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड एंड इंडक्टेंस इज सच दैट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। मतलब ये रेजोनेंस का कंडीशन दे दिया आपको नहीं, ऐसे रेजोनेंस, ऐसे रेजोनेंस ही ना वोल्टेज अक्रॉस का रजिस्टर मैक्सिमम होता है। बोलो हाँ जोर से। इफ अप्लाइड वोल्टेज इज 10 वोल्ट एट फ्रीक्वेंसी इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुआ वाला क्वेश्चन है ये। इसी और में पूछा गया है, डिफाइन रेजोनेंस एंड एक्सप्लेन द पैरेलल रेजोनेंस। देखिए यही न्यूमेरिकल था, आर का वैल्यू दिया था, सी का और ओमेगा का वैल्यू दिया था, वी 10 वोल्ट दिया था। क्या रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एल सी। यहाँ पे एल का वैल्यू पूछा गया था, ओमेगा दिया हुआ था, सी दिया हुआ था, वैल्यू पुट करके निकाल लिए। इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। क्या आसान क्वेश्चन होगा क्या दुनिया में कुछ भी, तुम लोग के साथ एचबी की मजाक करता है। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछने का उसको कोई हक नहीं बनता है। इस क्वेश्चन में कुछ करना है, क्या करोगे अब, इतना तुम लोग के साथ मजाक ही ना कर रहा है वो, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। ये बुआ क्या है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, सर्किट का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे क्या करते हैं, सबका एडमिटेंस निकाल करके, सबका एडमिटेंस निकाल करके जोड़ देते हैं, और इमेजिनरी टर्म को जीरो करके हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सब क्लास में कवर किया गया है आपको। अब ऐसे मत देखो यहाँ पे कि हम कर क्या रहे हैं, सब आपको पूरा डिटेल में क्लास में कवर किया गया है। चलिए ग्रुप सी में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ टू क्वाइल्स L1 का वैल्यू दिया गया है आपको, L2 का वैल्यू दिया गया है, आर मैग्नेटिकली कपल्ड, द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द क्वाइल के का वैल्यू दिया है कितना हुआ, 0.1। आपको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव इंडक्टेंस इफ टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एडिंग एंड सीरीज अपोजिंग, पैरेलल एडिंग एंड पैरेलल अपोजिंग। फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, फार्मूला याद है, क्वेश्चन सॉल्व, फार्मूला पुटिंग है। इसी के और में पूछा गया है, आपको एक्सप्रेशन क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का के का जो आता है इक्वेशन, उसको आपको डेराइव करना है। देखो बुआ सीरीज एडिंग में ये फार्मूला होता है, ये L1 प्लस L2 प्लस 2m, के का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 0.1, L1 L2 का वैल्यू दिया है, तो m यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से L निकल जाएगा। उसी तरीके से सीरीज अपोजिंग में फार्मूला में पुट करके
आप ये निकालिए। यहाँ पे क्या है पैरेलल एडिंग में फ़ॉर्मूला ये होता है, पैरेलल अपोजिंग में ये फ़ॉर्मूला होता है। सारा वैल्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन में, आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। देखो वहाँ पे आपको के का वैल्यू जो आता है m/√L1 L2 यही इसी का डेरिवेशन करना है। इसको क्लास में पूरा डिटेल से आपको इसका डेरिवेशन किया गया है। बस आपको नोट्स पर्पज़ से आपको ये डेरिवेशन कर दिया गया है। ये डेरिवेशन कैसे आता है बहुत आसान है। आप यहाँ से देख लीजिए, ये डेरिवेशन आपको ऐसे क्लास में पूरा डिटेल में किया गया है। देखो बाबू पूरा आपका डेरिवेशन कर दिया गया है ये सब। आपको ऐसे क्लास में इसका पूरा डेरिवेशन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोला जा रहा है ऑब्टेन Z पैरामीटर फॉर टू पोर्ट नेटवर्क स्टेट कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्रिसिटी ऑफ Z पैरामीटर। इसी के और में एक न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पे Z11, Z22 और Z12 का वैल्यू दिया गया है। देखो बुआ यही हमारा Z पैरामीटर है। D1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, D2 इक्वल टू Z21 और I1 प्लस Z22 I2। यहाँ पे कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोसिटी का लिखा हुआ है। ये ये Z पैरामीटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। ये सब किया गया है ना क्लास में? जोर से बोलो हाँ, किया गया है ना ये सब? देखो ये न्यूमेरिकल पूछा गया था आपको Z1, Z2 और Z3 का वैल्यू आपको बताना था। तो ये वाला कंडीशन आप जानते हैं ना बुआ? ये आपको क्लास में कराया गया था ना? Z11 का वैल्यू इतना होता है, Z12 का वैल्यू ये होता है, Z22 का वैल्यू ये होता है, सारा वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, घर के इसमें पुट करके निकाल लो। इसमें पेन उठाने का भी जरूरत नहीं था। हमको ये समझ में नहीं आता है कि एसबीटी इतना आसान क्यों पूछता है क्वेश्चन, मेरे बच्चों के साथ वो क्यों मजाक करता है? आखिर क्या मकसद है इतना आसान क्वेश्चन पूछने का? उसके पीछे उनकी क्या मंशा है मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है? डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग सिग्नल एस्केप, रैंप, पैराबोलिक, इम्पल्स। तुमसे अच्छा कोई जानता है ये? इसी का और में पूछा गया है आपको क्या निकालना है? इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज निकालना है इसका। देखो बुआ एस्केप सिग्नल यही है, आपका इम्पल्स ये है, पैराबोलिक ये है और रैंप ये है। सब कुछ आपको क्लास में कराया गया है पूरे डिटेल से। जोर से बोलो हाँ कराया गया है सर, ये सब कराया गया है। बोलो ऐसे। इसका आपको क्या निकालना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज निकालना है। सबसे पहले ये सिग्नल क्या है बुआ? देख लो ये और सिमेट्री है। जब और सिमेट्री है तो यहाँ पे क्या हो गया? ये वाला वैल्यू 0 हो गया। ये तुम जानते हो, जो तुम क्लास किए हो ना, तुमको पता है कि ये सिग्नल में क्या है और सिमेट्री है। तो A0 इक्वल टू एन इक्वल टू 0। बचा हमारा क्या? Bn। देखो Bn का पूरा सॉल्व किया गया है अच्छे से। क्या आपको भी क्लास में कराया गया है सब कैसे सॉल्व करते हैं, सब कराया गया है। फिर क्या है यहाँ पे x इक्वल टू ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज होता है। ये वाला वैल्यू को 0 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गया, बचा Bn का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, इसको पुट करके x का निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? और सीरीज RLC सर्किट R का वैल्यू दिया गया है, L का दिया गया है, C का वैल्यू दिया है। इज कनेक्टेड विद सप्लाई वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ IS एंड IT। ठीक है, इसी का और में पूछा गया है आपको इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। देखो बुआ सीरीज RLC सर्किट यही है, तो ये सर्किट का क्या किया हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिए। और VT का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है आपको 1, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा 1/s। और यहाँ पे क्या किए KVL लगा दिए। इसमें करंट कितना फ्लो होगा? IS ना होगा, बोलो जोर से हाँ। यहाँ पे VS निकालिए, अब VS निकाल कर यहाँ पे IS निकाले हम। IS का वैल्यू ये आया, पहले निकल गया हमारा IS। अब इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो हमारा IT निकल जाएगा। देखो यही हमारा IS है और यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाए हैं। बोलो हाँ, सब जानते हो ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ाया गया है आपको, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाए हैं। तो यही हमारा IT का वैल्यू ये आया। यहाँ पे क्या करना था? इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था ना बुआ। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए, cos 2t का कितना होता है? ये होता है, और sin 2t का ये होता है। फिर क्या करना होगा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओगे या फिर इसको सॉल्व करोगे, यही आएगा। ऐसे इसको क्लास में आपको ये क्वेश्चन को करवाया गया था। इसी के और में इसी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एक और क्वेश्चन ये था कि sin 2t का था। इसका भी क्या है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ। अरे सब कराया गया है तुमको, काहे ऐसे गम गम शांत हो गया? जैसे लग रहा है कि कुछ नया और युवा चीज हम बता रहे हैं। ये सब क्लास में कवर किया गया है। ये सब आज सब क्लास में कवर करने से पहले जब तुम एडमिशन लिए थे उस समय भी तुमको कराया गया था। एडमिशन ले रहे थे
और उसी टाइम इधर इसका लैपटॉप ट्रांसफॉर्म भी सिखाया जा रहा था। 1500 रुपया पेमेंट कर रहे थे, उसी टाइम तुमको पूछा गया था कि बताओ इसका लैपटॉप ट्रांसफॉर्म, और नहीं बताया गया, तुमको वहाँ पे कराया गया था ये। कब याद होगा तुमको? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, आपको यहाँ सॉरी इस रजिस्टर का वैल्यू को बताना है, आर का वैल्यू कितना होगा। और इसी के और में पूछा गया है नोड और मेश एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। इससे आसान क्वेश्चन कोई होगा कुछ भी दुनिया में? इससे आसान कि एसबीटी बहुत तुम लोग के साथ धोखा कर रहा है, इतना आसान क्वेश्चन पूछ करके हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। तुम लोग को नासा में जाने लायक हो, ये सब क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जा रहा है। देखो बुआ, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ का वोल्टेज निकाल लेंगे हम लोग V1। ये क्या ये लगा है, नोड एनालिसिस लगा है ना। अरे बोलो हाँ, कष्ट से जोर से बोलो, जोर से बोलो एक बार। सब मिल के बोलो जय माता दी, या कमेंट बॉक्स में भी सब जय माता दी लिखेगा इस बार। तो यहाँ V1 का वैल्यू ये आया, अब V1 का वैल्यू ये आया है, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, 4 गुना R। R का वैल्यू 3.5। 6 मार्क्स में पूछा था ये, बताओ मजाक चल रहा है ना ये? 6 मार्क्स में पूछेंगे ये। इसी के और में पूछा था आपसे नोड एनालिसिस और मेश एनालिसिस में तो क्या बोलते हैं, केसीएल ना, और इसको मेश को क्या बोलते हैं, केवीएल। ये तो तुम नर्सरी से पहले पढ़े थे। आजकल कंडीशन पता है क्या हो गया है, तुम लोग को पता नहीं होगा। आजकल बच्चा जब स्कूल जाता है तो मम्मा उससे पूछती है, बच्चा स्कूल जा रहे हो? तो हाँ मम्मा। केसीएल केवीएल आता है ना बुआ? तुम बच्चा बोलता है हाँ मम्मा, ये तो आप बताइए हमको। मतलब ये सब नर्सरी से पहले पढ़ाया जा रहा है केसीएल केवीएल। तुम लोग डिप्लोमा में पढ़ रहे हो, सोच लो कहाँ तुम लोग पीछे हो गए हो अभी। तो ये सब हम दोबारा थोड़ी बताएंगे ये एक्सेल के भी है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।